हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के हैं, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो बाकी भी जितने क्वेश्चन आएंगे उनको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इससे एक टेक्निक है कि हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम क्या कर देंगे, उनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार मेथड है। चलिए हम इसको बताते हैं। पहले जो 96 और 404 दिया है, इनको अलग अलग पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो जैसे 96 है, इसमें हम 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा और 1 कैरी इसके आगे चले जाए 16, तो 2 8 जा 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 2 2 जा 4 और 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 1 जा 2। अब ये जो है किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 101 है तो 101 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और कोई भी संख्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ज़्यादातर हम इन्हीं संख्याओं से काटते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें जोड़ा लगाते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जोड़ा लगाते हैं, तो 2 का जोड़ा 2 से बनाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार और 2 बन जाएगा जोड़ा। बाकी अब किसी का इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो एचसीएफ जो हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब एक बहुत ही शानदार मेथड ये है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हमको यहाँ से एलसीएम चाहिए, तो हम एलसीएम को यही ऐसे ही रहने देगा और एचसीएफ कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। जो चीज़ हमको पता करना रहता है उसको वहीं छोड़ देते हैं, और बाकी जिसका मान पता करना रहता है, जिसका मान पता करना है तो उसको वहीं छोड़ देंगे, और जो हमको पता है उसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पहली संख्या थी 96 और दूसरी संख्या थी 404 और डिवाइड में एचसीएफ, और हम जानते हैं एचसीएफ का मान 4 है। अब इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 1 कैरी इसके आगे आ जाएगा, तो 4 6 जा 16 हो जाएगा, और ये 404 ऐसे रहेगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9696। यही है एलसीएम। बिना हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इस मेथड से क्या कर लिया, उसी एलसीएम का मान पता कर लिया। ऐसे ही दूसरी संख्या है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे ये 6 है, इसके पावर हम n का मतलब प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 हो सकता है। हम क्या करें, अगर 6 के पावर 1 रखें, 6 के पावर 2 रखें, 6 के पावर 3 रखें या 6 के पावर 4 रखें, तो देखते हैं कि 6 के पावर 1 का मतलब 6, 6 के पावर 2 का मतलब 36 और 3 के पावर क्यू का मतलब होता है 216 और 6 के पावर 4 का मतलब होता है 12 और 96 होता है। तो हम देखते हैं कोई भी संख्या जो है, कोई भी संख्या देखते हैं आते 0 पर समाप्त हुई ही नहीं, ये भी 0 में नहीं समाप्त हुई, ये भी 0 में नहीं समाप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के पावर n कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लेंगे तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या है जो 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या है, उसमें कम से कम एक बार 10 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में एक बार कम से कम 10 आया है तो इसका मतलब 0 पर समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 10 में क्या आता है, 0 आता है। तो ये भी है। आखिर ये जो 20 है, इसका 10 दूना 20 होगा करता है, तो 10 दूना 20 जब हो जाएगा तो उसमें भी तो 10 आया, इसलिए ये भी 0 पर समाप्त है। इसमें 10 या 30, ये भी, इसमें भी तो 10 आ रहा है, इसलिए ये भी 0 पर समाप्त है। ये होता है 10 चौक 40, इसमें भी 10 आ रहा है, इसलिए ये भी 0 पर समाप्त है। इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा। जैसे ये 10 है तो 2 5 जा 10, ये 20 है 2 2 जा 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6 और 6 5 जा हो जाएगा 30, और ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जो होता है 20 और 22 जो होता है 40। तो इसको हम देखते हैं कि मतलब एक यहाँ से एक
और एक बात पता चलती है, किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर भी कुछ हो सकता है, मतलब n का मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ऐसे 5 की पावर भी कुछ हो सकता है 1 2 3। इसका मतलब ये किसी भी अभाज्य संख्या, अगर हम किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 होना ही होना चाहिए। इसमें से दोनों ही होने चाहिए, ये नहीं कि कोई 5 हो जाए या तो 2 है, नहीं, दोनों होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं इस बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो हम देखते हैं, हमको 6 के पर पता करना है, तो 6 की पावर n है, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 एंड 3 होगा और होल पावर n। तो हम देखते हैं कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 है ही नहीं, इसका मतलब ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे क्या, आंसर इसका लिखेंगे 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं है, अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही इसका आंसर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, दोनों क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में दिया है 4 की पावर n। तो जब 4 की पावर n है तो उसका भी क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 2 2 जा 4 और उसके पावर n, तो इसमें भी 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित नहीं आता है। 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। दोनों भी आंसर इसी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि HCF, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका HCF जब निकालेंगे तो 9 आएगा, ये दिया हुआ है, और इनका कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, इन्हीं दो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे जो पहले हम कंसेप्ट लगाए थे। तो वी हैव गिवन, हमें दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है। वी नो डेट, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF होता है। तो LCM का मान फिर पता करना है, तो LCM का मान पता करना है, तो इसलिए फार्मूला लग जाएगा। पहली संख्या है कितना, 306 है, तो 306 मल्टीप्लाई, और ये 657 है तो 657 बटे HCF हमारा 9 था तो 9 हमने रख दिया। अब ये जो है चाहे इसको डिवाइड करें चाहे इसको डिवाइड करें, दोनों में से कोई एक को ही डिवाइड करते हैं, नहीं कि दोनों को डिवाइड करें। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, तो 3 टाइम्स में इसमें जाएगा और 3 कैरी बच जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 9 से जब इस 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा होता है 36, तो ये 4 हो गया और ये ऐसे ही रह जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8 आ जाएगा इसका LCM। बिना ही हमने गुणनखंड किए हमने इसका मान पता कर लिया। तो ऐसे ही पेपर में करना, अगर ऐसे ही कोई और संख्या आ सकती है तो सेम इसी मेथड से हम लगा लेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या अंडर रूट से बाहर निकल जाती है वो परिमेय है, लेकिन हमको प्रूफ भी तो करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये P और Q जो होते हैं इन दोनों का HCF या कह सकते हैं सहअभाज्य 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो कहेंगे परिमेय संख्या, और 1 नहीं आया तो हम कह देंगे क्या, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के इक्वल में लिख सकते हैं √2 को, जहाँ P व Q पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तथा P व Q सहअभाज्य मतलब जिसका HCF 1 आना चाहिए। अब देखिए दोनों पक्षों का, क्योंकि हमको इसका अंडर रूट हटाना है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो यहाँ देखते हैं कि जब हम Q का मान निकालेंगे तो Q यहाँ चला जाएगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यही हुआ है कि Q यहाँ चला गया और 2 इसके डिवाइड में आ गया, वही बात है। इसको समीकरण 1 मान लिया, अभी पता चलेगा क्यों ऐसा किए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 2 है वो P स्क्वायर को विभाजित करती है। तो एक हम आपको कंसेप्ट बता दें, अगर मान लीजिए 16 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा। इसी का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर 4 है इसका स्क्वायर कर दें तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो भी तो इसको डिवाइड करेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं कि यहाँ 2 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 जो है वो इसका स्क्वायर हटा लेंगे यानी P बचेगा, तो P को भी विभाजित करेगा। तो हम वही लिखेंगे, इसी लाइन से चलेंगे। इस लाइन जो आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जो है वो P को विभाजित करता है तो P ऊपर रहेगा और 2 नीचे रहेगा। और जब डिवाइड करेंगे तो माना हमने कुछ आएगा, कोई नंबर आएगा, हमको नहीं पता है, लेकिन हमने मान लिया कि C आएगा, मान लिया हमने। अब देखते हैं कि जब हमने मान लिया ये, अब देखिए हम जानते हैं कि इसी से जो वहाँ पर आया था P/2 इक्वल टू C, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो यहाँ P इक्वल टू आ जाएगा 2C, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है 2C।
तो हम देख रहे हैं कि P का जो अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2C आएगा, मतलब 2 इंटू सी आएगा। अब P का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हम आपको बताए हैं कि जो Q स्क्वायर था और P स्क्वायर बटे में 2 था, यही समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में यहाँ P का मान रखेंगे, मतलब क्या, देखो यहाँ पर P का मान रखेंगे अगर जो समीकरण था, तो यहाँ पर जब रख देंगे तो हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 2C का होल स्क्वायर बटे में 2, तो यही स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया है, और ये C स्क्वायर बटे में 2 हो गया है, ये लिखा गया है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और C से बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 जो है Q स्क्वायर को भी डिवाइड करवाएंगे, तो 2 जहाँ कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो यही हुआ है। तो सेम लाइन वही जो पीछे हम लिखे थे वही लिखेंगे कि यहाँ जो 2 है वो Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः जो 2 है वो स्क्वायर हटा देंगे तो भी विभाजित करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है और P को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ये CF जो आएगा वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि दो तो दोनों में आ रहा है, ये उभयनिष्ठ हो जा रहा है, P में भी आ रहा है और Q में भी आ रहा है, दोनों में 2 आ जा रहा है। तो हम वही लिखेंगे कि यहाँ जो 2 है वो P, Q दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः P, Q सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एचसीएफ एक आया ही नहीं या गुणनखंड एक आया ही नहीं, इसलिए हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास साबित हुई। मतलब जो हमने पहले माना था कि ये परिमेय संख्या √2 वो गलत साबित हुई, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही जो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, √2 को हमने लगा लिया, इसी तरह से √3 सेम करेंगे, √5 को, √7 को। ये ज़्यादातर इसमें से ये और ये पूछता है, ये तो नहीं पूछता लेकिन यही तीनों ज़्यादा पूछता है। पिछली 2025 में जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं उनमें √3 आया था बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए अगर √2 समझ गए तो √3 √5 सेम इसी तरह से होंगे, बस अंक ही चेंज होंगे, बाकी सेम कंसेप्ट वही रहेगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है जो ये भी इम्पॉर्टेंट है। वो तो जो था √2 √3 √5 वो जो होता है थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग मेथड में जाता है, लेकिन ये जो होता है बाकी का जो ऐसे दिए रहते हैं इनको प्रूफ करने बहुत ही छोटा होता है। तो हम देखते हैं कि ये भी सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं अपरिमेय संख्या था। मान लेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हम बता देंगे कि जहाँ P/Q पूर्णांक है और तथा सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब अभी बताया हूँ कि एक आना चाहिए उनका एचसीएफ। तो हम जानते हैं कि हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि कोई भी संख्या अगर ऐसे दी रहेंगी तो हमारा मेन मकसद ये रहेगा कि जो P/Q है, और मान लीजिए अगर 2 √5 है तो हमारा अंडर रूट वाले को अलग करना रहेगा, यानी 2 कहाँ ला देंगे, डिवाइड में, और अगर कोई प्लस में जुटा रहेगा तो वो इसके पास में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। हमें मेन फोकस यही रहना चाहिए कि ये जो अंडर रूट वाली संख्या रहे वो अलग कर दें, तो वही काम करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे संख्याएँ दी थी, हम क्या करेंगे, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया है, और ये जो डिवाइड में अभी जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, ये प्लस में था उधर गया तो ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें से अगर एलसीएम लेंगे तो इसके डिवाइड में करेंगे, लेकिन मेरा मेथड ये कहता है कि Q का क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिधर लंगड़ा दिखे उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3Q, यानी P - 3Q, P - 3Q, और बटे में जो Q था वही रहेगा, ही फुल के बटे में। आइए हो गया। अब ये 2 जो था इसको कहाँ ले आएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो डिवाइड में जाएंगे तो हम जानते हैं कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यही यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो P - 3Q बटे 2Q, P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, तो √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण हुआ है, मतलब जो हमने यहाँ पर माना था ये एक परिमेय संख्या है, इसी गलत कल्पना के कारण ये ऐसा हुआ है। तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे ही प्रूफ कर देंगे। मैं आप एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या के साथ चाहे गुणा करे, चाहे जोड़े, चाहे घटाएं, चाहे डिवाइड करे, उस सारे लोग अपरिमेय बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐड हुआ है तो भी ये क्या हो गया है, अपरिमेय बन गया है, ये जो ऐड किया गया है। तो इसके साथ माइनस भी रहे तो भी वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो भी, मल्टीप्लाई करें तो भी। तो ये इस क्वेश्चन का चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। बस इतनी का ही तैयारी चैप्टर 1 से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।